अगर आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं तो मुमकिन है कि आपने जेन स्ट्रीट के मामले के बारे में सुना होगा, हाल फिलहाल तो खासकर। दरअसल शेयर मार्केट में हाल ही में एक बड़ा कांड हुआ है। इसमें विदेशी फर्म जेन स्ट्रीट ने खूब मुनाफा कूटा है, लेकिन ईमानदारी से नहीं बल्कि खेल करके। जी हाँ, ठीक सुना आपने, खेल। इस कंपनी की कारगुजारियों के चलते शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले छोटे निवेशकों को उठाना पड़ा है मोटा नुकसान। मामला खुला है तो मार्केट के रेगुलेटर सेबी ने भी अपना डंडा चलाया है, कंपनी के खातों को फ्रीज कर दिया, कुछ पैसा जब्त करने का आदेश दे दिया और इसके कामकाज पर भी रोक लगा दी है। लेकिन सवाल है कि इस कंपनी ने आखिर में किया क्या? धोखाधड़ी के खेल में उन्होंने सिस्टम के किस लूप होल का इस्तेमाल किया और इससे हम और आप क्या सीख ले सकते हैं? आइए इस पूरे मामले को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि ये जेन स्ट्रीट का केस है क्या। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का फाइनेंशियल खबरों का बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Mrs. Bectors, Sharda University and New India Assurance. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop, Light Jeera Bite, Non-Stop Delight. 7 जुलाई को मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने बताया कि सेबी ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन की जांच के लिए अपनी निगरानी बढ़ा दी है। ऐसा क्यों? दरअसल पिछले हफ्ते देश के शेयर मार्केट में एक बड़ा कांड सामने आया, जिसका हमने इंट्रो दिया आपको। इस विवाद के केंद्र में है अमेरिकी ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट। इस कंपनी पे आरोप लगा कि इसने कथित तौर पर भारतीय शेयर बाजार में गैरकानूनी रूप से मुनाफा कमाया। 3 जुलाई 2025 को सेबी ने अंतरिम आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि जेन स्ट्रीट को भारतीय बाजार में ट्रेडिंग करने से रोका जा रहा है। सेबी के मुताबिक जनवरी 2023 से मार्च 2025 तक जेन स्ट्रीट ने 36,502 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इसमें से 4,843 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए। Where the software engineer meets the gifted content writer, the world comes together at Sharda University. सेबी ने कह दिया जेन स्ट्रीट ग्रुप एक अच्छी नीयत वाली कंपनी नहीं है। लेकिन क्या किया ऐसा कंपनी ने? ये समझने के लिए इस कंपनी को पहले थोड़ा जान लेते हैं। साल 2000 में बनी एक अमेरिकी निवेश कंपनी, इसे JS ग्रुप भी कहा जाता है, न्यूयॉर्क में बनी थी। ये एक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म है, यानी अपने पैसे से शेयर बाजार में ट्रेडिंग करती है, न कि अपने ग्राहकों के पैसे से। 45 देशों में काम करती है और इसके 3000 से ज़्यादा इसके पास कर्मचारी हैं। कंपनी के दफ्तर न्यूयॉर्क, लंदन, हांगकांग और सिंगापुर जैसे बड़े शहरों में खुले हैं। हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। एक रफ अनुमान के मुताबिक ये कंपनी हर साल करीब 1.5 से 1.25 लाख करोड़ रुपए कमाती है। जेन स्ट्रीट की खासियत क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि जेन स्ट्रीट की सबसे बड़ी खासियत है इसकी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, HFT कहते हैं छोटे में। यानी ये कंपनी कम समय में ज़्यादा सौदे कर डालती है शेयर मार्केट में। साथ ही ये कंपनी कंप्यूटर और एल्गोरिथम की मदद से मार्केट और निवेशकों के मूड को डिजिटली भांपती है, जिससे कंपनी को निवेश करने में, ट्रेंड्स को समझने में आसानी होती है। कंपनी विशेष रूप से डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग जैसे ऑप्शंस और फ्यूचर, इसमें माहिर है। डेरिवेटिव्स यानी ऐसे सौदे जो शेयर की कीमत पर टिके होते हैं, जैसे भविष्य में शेयर खरीदने या बेचने का करार। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी शेयर की कीमतें बढ़ने की उम्मीद करती है तो वो ऑप्शंस खरीद सकती है जो उसे भविष्य में शेयर खरीदने का अधिकार देता है। जेन स्ट्रीट ऐसे सौदों को बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर करती रही है। जेन स्ट्रीट ने साल 2020 में भारत में अपना कामकाज शुरू किया। इसने हांगकांग और सिंगापुर से काम करने वाली अपनी कंपनियों जैसे जेन स्ट्रीट सिंगापुर PTE लिमिटेड और JSI इन्वेस्टमेंट्स के जरिए भारतीय शेयर बाजार में एंट्री ले ली। साल 2020 की बात है। अब कंपनी आप समझ गए हैं कि मार्केट में कैसे आई और क्या काम करती है। अब समझते हैं कि इसने भारत के शेयर बाजार में मैनिपुलेशन कैसे किया। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. पहली नजर में भारतीय बाजारों में जेन स्ट्रीट की मौजूदगी किसी भी अनुभवी ग्लोबल इन्वेस्टर की तरह लग रही थी जो कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट्स में सक्रिय थी। ये सेगमेंट्स जो हम समझाएंगे आगे अभी आपको। ये कंपनी भी बाकी इन्वेस्टर्स की तरह सभी प्रमुख शेयरों में और सूचकांकों में ट्रेडिंग करती थी। लेकिन सेबी जो है उसने बारीकी से देखा तो कुछ और गणित सामने आया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, कहती है कि सेबी ने काफी छानबीन के बाद पाया कि जेन स्ट्रीट के सौदे, खास तौर से निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स,
इसमें एक साफ पैटर्न दिखा। ये फर्म शेयर की कीमतों को ऊपर की ओर धकेल रही थी। लगातार अंतिम कारोबार मूल्य, जिसको अंग्रेजी में लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कहते हैं, उस पर या उससे ऊपर के ऑर्डर दे रही थी। ये पैटर्न ट्रेडिंग के अंतिम घंटों में और भी अधिक तेज दिखा। सेबी ने इसे नॉन न्यूट्रल ट्रेडिंग बिहेवियर माना था, यानी बाजार के साथ जुड़ने के बजाय ये कीमतों को प्रभावित करने का एक रणनीतिक प्रयास था। सेबी ने इसे ट्रेडिंग की दुनिया में एक प्रसिद्ध चाल का हिस्सा माना। दरअसल ट्रेडिंग की दुनिया में इस चाल को मार्किंग द क्लोज कहा जाता है। इसमें ट्रेडिंग सत्र के अंत में के करीब बड़े सौदे और ताबड़तोड़ सौदे खरीदना या बिक्री के आदेश देना जैसा शामिल होता है। जब कोई कंपनी ऐसा करती है तो इसका उद्देश्य स्टॉक या इंडेक्स के अंतिम प्राइस को और ऊपर की तरफ पुश करना होता है। अब सवाल है कि जेन स्ट्रीट ने यह सब किया कैसे। सेबी ने बैंक निफ्टी इंडेक्स से जुड़ा एक उदाहरण सामने रखा। बताया कि ट्रेडिंग के शुरुआती घंटों में जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी स्टॉक्स और फ्यूचर्स बड़े पैमाने पर खरीद लिए। इस खरीदारी ने बैंक निफ्टी इंडेक्स को अस्थायी रूप से ऊपर जाने में मदद की। अब ट्रेडिंग के आखिरी घंटों में बढ़े हुए दामों पर स्टॉक्स को ताबड़तोड़ बेच दिया। इस पुश और पुल रणनीति ने न केवल इंडेक्स पर असर डाला बल्कि जेन स्ट्रीट को भी मोटा फायदा पहुंचा दिया। जेन स्ट्रीट की रणनीति में एक और चाल थी कि उसकी एक भारतीय कंपनी थी, JSI इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने कैश मार्केट, जहां शेयर सीधे खरीदे या बेचे जाते हैं, उसमें ट्रेडिंग की, लेकिन इसमें हमेशा नुकसान हुआ। फिर भी इस इंडियन कंपनी की मौजूदगी एक खास मकसद के लिए थी। भारतीय नियमों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो हैं, FPI जिनको कहते हैं, कैश मार्केट में कुछ तरह की ट्रेडिंग जैसे कि इंट्रा डे ट्रेडिंग, जिसमें एक ही दिन में खरीदा और बेचा जाता है, वो नहीं कर सकते हैं। जेन स्ट्रीट ने अपनी भारतीय कंपनी के जरिए इन ट्रेड्स को किया, पाबंदी होने के बावजूद, ताकि नियमों को सीधे तोड़े बिना उनसे बच सकें। उदाहरण से समझिए कि क्या है। मान लीजिए नियम कहता है कि आप विदेश से आकर बाजार में सुबह शेयर खरीदकर शाम को नहीं बेच सकते। आप विदेशी हैं, विदेशी इन्वेस्टर हैं, इसलिए भरोसा कम होता है। लेकिन जेन स्ट्रीट जो विदेशी कंपनी है, उसने अपनी भारतीय कंपनी का इस्तेमाल करके ऐसा किया जैसे कोई दोस्त के नाम से सामान खरीद बेच ले, ताकि नियम न टूटे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक दुकान में फल खरीदने जाते हैं। अगर कोई व्यापारी सुबह बहुत सारे फल, केला या सेब, कुछ भी ले लीजिए, खरीद कर उनकी कीमत बढ़ा दे और फिर दोपहर में उन्हें बेचकर कीमत कम कर दे, तो कीमतों के उतार चढ़ाव से वो मुनाफा कमा सकता है। जेन स्ट्रीट भी ऐसा ही कर रही थी, लेकिन शेयर बाजार में और काफ़ी बड़े पैमाने पे कर रही थी ये। जेन स्ट्रीट ने अपनी स्थानीय कंपनी के जरिए कुछ लेन देन करके भारतीय शेयर मार्केट के नियमों को चालाकी से बाईपास किया, बिना खुले आम नियम तोड़े। दूसरी ओर कंपनी की असली गतिविधियां फ्यूचर्स और ऑप्शंस मार्केट में चलती रहीं। ये कैसे मार्केट है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी ये समझिए कि भारत में इसकी कंपनी ने कुछ घाटे वाले सौदे किए, जिससे ऐसा लगे सेबी को कि जेन स्ट्रीट NSE के फरवरी 2025 के चेतावनी नोटिस का पालन कर रही है। कर नहीं रही थी। एक फ्रंट में वो जानबूझकर नुकसान कमा रही थी, जबकि दूसरे फ्रंट में शेयर्स के दाम को पुश कर रही थी। हकीकत में ये सब मैनिपुलेशन था। सेबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि JS समूह द्वारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी F&O जिसको कहते हैं, उसमें भारी मात्रा में ट्रेडिंग और पोजीशन लेने का ज्यादातर काम JS समूह के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा किया गया है। बात करें छोटे निवेशकों के हुए नुकसान की, तो जैसा हमने आपको बताया कि जेन स्ट्रीट ने भारत में बैंक निफ्टी जैसे प्रमुख इंडेक्स पे ट्रेडिंग शुरू की थी। ये इंडेक्स जो है शेयर बाजार के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शेयरों का एक ग्रुप होता है। उदाहरण के लिए बैंक निफ्टी में HDFC बैंक, ICICI और एक्सिस बैंक जैसे बड़े बैंकों के शेयर शामिल हैं। जेन स्ट्रीट ने इन इंडेक्स के फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेडिंग की। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो ऐसे ग्रुप हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें आप भविष्य में किसी शेयर या इंडेक्स को खरीदने या बेचने का वादा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक छोटे निवेशक हैं और आपने बैंक निफ्टी के शेयर खरीदे, तो जेन स्ट्रीट की रणनीतियों की वजह से शेयर की कीमतें अचानक बढ़ या घट सकती थीं, जिससे आपको गलत संकेत मिलते और आपको नुकसान हो सकता था। जेन स्ट्रीट बाजार बंद होने के समय बड़े ऑर्डर दे देती थी, खासकर उन दिनों जब डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी होती थी। एक्सपायरी का मतलब जब फ्यूचर्स या ऑप्शंस का अनुबंध जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो खत्म होता जाता है और उसकी कीमत बाजार की आखिरी कीमत यानी क्लोजिंग प्राइस के आधार पर तय होती है। जेन स्ट्रीट बड़े खरीद या बिक्री ऑर्डर देकर क्लोजिंग प्राइस को प्रभावित करती थी, जिससे उसके ऑप्शंस में मुनाफा होता था।
उदाहरण फिर से देते हैं। मान लीजिए कि आपने एक ऑप्शन खरीदा कि बैंक निफ्टी 48,000 पे बंद होगा। ये वायदे का बिजनेस है, इसलिए आपने ऑप्शन खरीदा। अगर जेन स्ट्रीट बाजार बंद होने से ठीक पहले बड़े ऑर्डर देकर इंडेक्स को 48,000 के करीब ले जाती तो आपका ऑप्शन जो आपने चुना है वो मुनाफे में होता। लेकिन जेन स्ट्रीट जानबूझकर ऐसा करती थी ताकि वो खुद मुनाफा कमा सके, यानी खुद की ओर पैसा पुल करती थी बजाय निवेशकों की ओर, जिससे छोटे निवेशकों को नुकसान हो सकता था। सेबी उन्होंने पाया कि जेन स्ट्रीट ने जनवरी 2023 से मई 2025 तक 21 एक्सपायरी दिनों में कीमतों को प्रभावित किया। सेबी ने पाया कि जेन स्ट्रीट ने 18 ट्रेडिंग सेशंस यानी 15 बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 वाले 3, आप समझ गए होंगे, इसमें ऐसी रणनीतियां अपनाई जिससे बाजार की कीमतें प्रभावित किया जेन स्ट्रीट ने। हालांकि सोमवार 7 जुलाई को सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने कहा कि ऐसी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन की जांच के लिए अपनी निगरानी सेबी ने बढ़ा दी है। लेकिन सवाल ये है कि शेयर बाजार में क्या आम निवेशक जो हैं वो सुरक्षित होंगे? इस बारे में हमने मार्केट एक्सपर्ट से बात की, आप भी सुन लीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो जेन स्ट्रीट का मामला आ गया है, सेबी ने बहुत मेहनत से ये चीज ढूंढी है कि बहुत ही मैनिपुलेटेड ट्रेड्स ये फर्म करती थी और ज्यादातर एल्गो जो यूज होते हैं, एल्गो ट्रेड्स, उससे ये हुआ है जहां पे बैंक निफ्टी या कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द बैंक निफ्टी में ये माल बेचते थे, फिर बाद में कॉल और पुट में काम करते थे। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये जो केस है इसमें एक बात तो क्लियर है कि इन्होंने रिटेल निवेशकों का काफी नुकसान किया क्योंकि उन्होंने प्राइस मैनिपुलेट किया और उससे उनको काफी फायदा भी हो गया। और ये काफी समय से चल रहा था प्रदीप, बट अभी सेबी ने कहा है कि करीबन 4,500 करोड़ का जो जुर्माना है, पेनल्टी, वो उनको डिपॉजिट करनी पड़ेगी और वो इंडियन मार्केट से बैन किए गए। तो ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छा कदम है रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि ये चीजें रिटेल निवेशकों के समझ के बाहर है। ये बहुत हाई लेवल पे काम करते हैं और टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी हो गया है ये शायद इतना डरावना नहीं है, लेकिन आगे मेरे ख्याल से सेबी और भी थोड़ा सख्त कदम उठाएगी, क्योंकि इस तरीके की जो ट्रेडिंग होती है, इस तरीके का जो प्राइस मैनिपुलेशन होता है, वो टेक्नोलॉजी के सहायता से होता है। हमने एक्सपर्ट से यह भी जाना कि क्या यह सिर्फ एक कंपनी की धोखेबाजी भर है या भारतीय शेयर बाजार में कोई खामी है जिसकी वजह से कोई भी आकर इसका फायदा उठा सकता था या उठा सकता है। देखिए, हर बाजार ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। ऐसा नहीं कि हम डे 1 से ही वर्ल्ड क्लास बने हैं। तो हम लोग ने भी छोटे कदम लेके बड़े, अभी आज इंडियन कैपिटल मार्केट्स बने हैं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए देखिए ऑलवेज एक जगह होती है और ऐसा नहीं है कि कोई भी मार्केट ये कहेगा कि हमारे में कोई खामियां नहीं है, कोई खराबी नहीं हो सकती। तो ये एक प्रॉपर नेचुरल प्रोसेस है। तो सिस्टम को हमको दोष देना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जो अभी ऐसे प्लेयर्स आए हैं इसके ऊपर ज्यादा टाइट रूल्स अगर सेबी अनाउंस करती है तो मेरे ख्याल से आगे ऐसे चीजें नहीं होंगी और बाजार थोड़ा सा सेफ होगा निवेशकों के लिए, ट्रेडर के लिए, जो सही मायने में अपनी मेहनत से और अपनी अकल से पैसा बनाते। कोई फ्रॉड और मैनिपुलेशन से पैसा बनाए तो वो डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। इसे लिखा हमारे साथी प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।